हेलो दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। आज से हम राजस्थान जीके की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और उन्हीं क्लास के संदर्भ में हम सबसे पहले राजस्थान की कला और संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति में हमारा जो आज का पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की बोलियां भाषा। राजस्थान की बोलियां भाषा हमारे लिए हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। राजस्थान की बोलियां भाषा की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की बोलियां भाषा को विकसित करने में या हमारे सामने लाने में कुछ इतिहासकारों का योगदान है। हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर हम सबसे पहले जिस इतिहासकार के साथ शुरुआत करते हैं उनका नाम है सर जॉर्ज थॉमस। सर जॉर्ज थॉमस जिनका समय था सन 1797 से 1801 के बीच। सर जॉर्ज थॉमस सन 1797 से 1801 के बीच राजस्थान आए थे और उन्होंने उसी दौरान एक राजस्थान के इतिहास के संबंध में एक अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक उनके द्वारा सन 1800 ईस्वी में लिखी गई थी। हालांकि वे अपने समय में अपनी इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं करवा पाए थे और उनके बाद सन 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा उनकी इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था। हमारे लिए ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इस पुस्तक में पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। इस पुस्तक में पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों ये याद रखना कि ये जो राजपुताना शब्द का प्रयोग है ये इस राजस्थान क्षेत्र विशेष के लिए किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि जो राजपुताना शब्द है इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष के लिए किया गया था। तो अगर मैं ये कहूँ तो राजस्थान के इतिहास के संबंध में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण लेखक है उनका नाम है सर जॉर्ज थॉमस, जिनका समय था 1797 से 1801 के बीच में। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो 1800 ईस्वी में लिखी गई थी उसमें पहली बार राजपुतानी शब्द का क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया गया था। चलते हैं हम अपने आगे इतिहासकार की ओर। हमारे जो अगले इतिहासकार हैं उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। अगर हम कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड सन 1817-18 में पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। इन्होंने यहाँ आकर पूरे राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति का पूर्णतः अध्ययन किया और अपने इस अध्ययन को उन्होंने जिस पुस्तक में उकेरा था उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक को हम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये पुस्तक उनके द्वारा सन 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। दोस्तों इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि इस पुस्तक में पहली बार राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इस पुस्तक में पहली बार राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग क्षेत्र विशेष के लिए किया गया था।
ये चीज याद रखना है आपको कि राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग पहली बार क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्र के लिए किया गया था। उस पुस्तक का नाम था दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। ये वही कर्नल जेम्स टोड जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले लेखक की ओर। हमारे अगले लेखक है, उनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हमारे जो अगले लेखक है उनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अगर हम कहें कि जो राजस्थान की भाषा के संबंध में सबसे अधिक जिनका योगदान है वो है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने पूरे भारत में भाषाओं का अध्ययन किया था और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक उन्होंने 1912 ईस्वी में लिखी थी। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनका राजस्थान की भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि सन 1912 में लिखी गई थी। और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी शब्द का भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया था। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी शब्द का भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया था। तो अगर आपके लिए एग्जाम में यह आता है कि राजस्थानी शब्द का भाषा के संदर्भ में प्रयोग किस पुस्तक के द्वारा किया गया था, तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के द्वारा किया गया था। और उसके जो लेखक थे वो थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपने अगले लेखक की ओर, जिनका नाम है उद्योतन सूरी। हम राजस्थानी भाषा का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे जो अगले और महत्वपूर्ण लेखक है उनका नाम है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी जो है वो प्राचीन भारत के हमारे लेखक हैं। उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था कूले माला। ये जो कूले माला ग्रंथ है, ये 778 ईस्वी में लिखा गया था। और इस ग्रंथ में उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया था। पहली महत्वपूर्ण चीज है, उसका नाम है भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख। भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख। भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने बताई थी इस ग्रंथ में, उसका वो थी 18 देशी भाषाओं का उल्लेख। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख। तो दूसरा हमारा है, इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है और उसके अंदर 18 देशी भाषाओं में इसमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ये जो मरु भाषा है, ये हमारी जो वर्तमान में मारवाड़ी भाषा है उसका प्राचीन नाम है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम है। तो हम बात कर रहे थे, हमारे जो चौथे लेखक है जिनका नाम है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने कूले माला नामक एक ग्रंथ लिखा था 778 ईस्वी में। और इस ग्रंथ में उन्होंने दो बातों का जिक्र किया था। एक, भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख। भारत पर हुणों के आक्रमण का उल्लेख में उन्होंने ये भी बताया था कि जो मेवाड़ के राजा अल्हड़ थे, जिन्हें आलू रावल की उपाधि प्रदान है, उन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। दूसरा, उन्होंने इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने मरु भाषा का भी जिक्र किया। मरु भाषा वो जो आज में हमारी जो मारवाड़ी भाषा है उसका जो प्राचीन नाम है वो मरु भाषा है। तो ये हमारे चौथे लेखक हो गए जिनका नाम है उद्योतन सूरी। उसके अलावा दो प्रकार के लेखकों का और इसमें योगदान है।
जो हमारे अगले लेखक है उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा था। आईने अकबरी, ठीक है। और उसके बाद में हमारे लेखक है, उनका नाम है कवि कुशललाभ। कवि कुशललाभ ने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था पिंगल शिरोमणि। आप ये ध्यान रखना कि राजस्थान की जो साहित्य है उसको दो रूपों में बांटा गया है, डिंगल और टिंगल। डिंगल है पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य है वो डिंगल भाषा में लिखा है, और पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य है वो पिंगल भाषा में लिखा गया है। ये दो लेखक हमारे लिए खास इसलिए है क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है। इन दोनों ग्रंथों में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण लेखक थे जिनका राजस्थान की बोलियां एवं भाषा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके, तो हम इसके बाद में अगला जो हमारा कंसेप्ट है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है उसका कंसेप्ट शुरू करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अगर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो जो भाषा की जो उत्पत्ति है या भाषा का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार है। सबसे पहले है संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में जो हमारी हिंदी भाषा है। ये भाषा का विकास क्रम है। इसी भाषा के विकास क्रम में हम अगर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देखते हैं तो वो इस प्रकार है। अगर हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले जो भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भाषा से वैदिक संस्कृत जो दो भाषा में टूटी, एक का नाम था पाली और एक का नाम था संस्कृत। संस्कृत एक अलग भाषा के रूप में रही और पाली फिर तीन रूपों में टूटी। एक का नाम था शोरसेनी प्राकृत, उसके बाद में मागधी प्राकृत और उसके बाद में जो तीसरी थी वो थी महाराष्ट्रीय प्राकृत। ये है उस समय के जो क्षेत्र थे या जो समय के जनपद थे उनके अनुसार भाषा को बांटा गया। पाली जो भाषा है वो तीन रूपों में बटी, एक शोरसेनी प्राकृत, एक मागधी प्राकृत और एक महाराष्ट्रीय प्राकृत। जो शोरसेनी प्राकृत है, इसी शोरसेनी प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ। एक था गुजरी अपभ्रंश और एक था नागरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश और एक था नागरी अपभ्रंश। और उन्हीं गुजरी अपभ्रंश से हमारी जो राजस्थानी और हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी गुजरी अपभ्रंश से हमारी राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। अगर हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात करें या भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो भाषा थी उसका नाम था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत दो रूपों में टूटी, एक का नाम था पाली और एक का नाम था संस्कृत। पाली भाषा जो है वो फिर तीन रूपों में टूटी क्षेत्र के अनुसार, जिसका नाम था शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। उसी शोरसेनी प्राकृत भी दो रूपों में टूटी, उसका नाम था गुजरी अपभ्रंश और नागरी अपभ्रंश। और गुजरी अपभ्रंश से ही हमारी राजस्थानी और हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं। अब हमारी एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए दो बातें महत्वपूर्ण है वो दो बातें ऐसी है। अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है
अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाएगी शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। अगर आपको एग्जाम में सीधे तौर पे ये पूछा जाए कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। उसी के क्रम में हम अगर ये कहें तो हमारी जो महत्वपूर्ण भाषा के संबंध में लेखक है जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो बताई है उन्होंने शोरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछे, सीधे तौर पे पूछे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो हम कहेंगे शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो हम कहेंगे शोरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से। तो आज के लिए हम टॉपिक के तौर पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ये राजस्थान की बोलियों का हमारा पहला पाठ हुआ। अगले पाठ में हम राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण वो पढ़ेंगे और इसके साथ में प्रत्येक भाषा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम प्रत्येक क्लास के बाद में जो इस क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी एक अलग वीडियो के रूप में डाल रहे हैं, तो आप उसको भी जरूर देखिए। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको भी आगे मिलता रहे। धन्यवाद।